एक रैली की इजाजत वाराणसी में नहीं मिली और इसकी जो तपिश है वो दिल्ली से लेकर वाराणसी में देखने को मिलेगी। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली में अलग से प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ वाराणसी में भी ये प्रदर्शन होगा। इस बीच आपको हम बता दें कि रोहनिया में रैली, एक सभा करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की रैली को इजाजत नहीं मिलने से बीजेपी भड़क गई है। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली से वाराणसी तक इसका विरोध कर रहे हैं और साथ ही वाराणसी के डीएम को भी हटाने की मांग हो रही है। हालांकि मोदी को बनारस में गंगा आरती की इजाजत मिल गई, लेकिन अब मोदी शाम की गंगा आरती में शामिल नहीं हो रहे हैं। जहां वाराणसी में पार्टी के धरने में खुद अमित शाह के अलावा रामेश्वर चौरसिया, अरुण जेटली और तमाम जो दूसरे वरिष्ठ नेता है वो शामिल होंगे। और फिलहाल क्या कुछ होगा आज दिन भर, बीजेपी किस तरह से धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाएगी, इसी पर हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने रामेश्वर चौरसिया से बातचीत की। क्या है, कोई भी इजाजत मिले और नरेंद्र भाई के लिए मिले तो उसकी परमिशन अगर मिलती है, अगर 11 बजे आज रैली है और रात 11 बजे परमिशन देते हैं तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे? तैयारी भी तो करनी पड़ती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए बैरिकेडिंग भी करनी पड़ती है हमें, वो प्रशासन नहीं करता है। तो प्रशासन जानबूझ के सैबोटेज कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है। और मैं कहता हूं कि केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पर करें, हमारा चार्ज है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का चार्ज है कि इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन वाला, केजरीवाल वाला तेवर दिखाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अब लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग हो रहा है कि अगर आप जानबूझ करके ये करोगे तो हमारे कैंडिडेट जो जनता देखना चाह रही है, आप कर रहे हो तो काशी की जनता का अपमान कर रहे हो। और उसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोल दिया है, अगर उसमें हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के कार्यकर्ता बैठ के देख लेंगे कि क्या करना है। मतलब और सीधे हम रुक कर सकते हैं बनारस बीएचयू के गेट से। संवाददाता कुमार कुंदन लगातार बने हुए हैं। कुमार, फिलहाल जानकारी ये कि डीएम के बर्खास्तगी की मांग बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और साथ ही साथ धरने प्रदर्शन की क्या तैयारी है, इस संबंध में जानकारी दीजिए। देखिए प्रीति, यहाँ बाकायदा जो तैयारी है एकदम पूरे चरम पे है अपने, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और दूसरी तरफ प्रशासन है, दोनों ने अपने अपने स्तर से तैयारी पूरी कर रखी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाकायदा यहाँ पे लोकल पुलिस के साथ आरएएफ की टुकड़ी तक बाकायदा तैनात की गई है। इसके अलावा लंका के आसपास के जिस रास्ते से भी सिटी बस सर्विस वगैरह आती थी यहाँ पे उसे बंद कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक कियोस्क से बचा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वाहनों को अंदर आने दिया जा रहा है जो वाहन सीधे बीएचयू की तरफ अंदर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ अस्पताल भी है और वहाँ भी लोग आते हैं, पहली बात। दूसरी बात की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात माने तो उन्होंने 10:30 बजे का वक्त कहा है कि 10:30 बजे के करीब तकरीबन जो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता हैं वो सब के सब होटल में हैं, सूर्या होटल में हैं या उसके आसपास है, वहां से वो लोग निकलेंगे। 11 बजे ठीक इसी जगह पे आएंगे और वहां प्रदर्शन के लिए, वो धरना के लिए बैठेंगे। लेकिन उसके पहले से ही जो माहौल है वो पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाने की कोशिश है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है तो प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई है। प्रीति, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कुमार, जब गंगा आरती की इजाजत मिल गई तो फिर ट्वीट करके या फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये क्यों कहा गया कि आरती में भी हम शामिल नहीं होंगे, हम आरती में भी नहीं शामिल होने की बात कह रहे हैं? प्रीति, मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि थोड़ा पैन करें। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पे रोड शो की तरह जो है रामेश्वर चौरसिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अभी से ही यहाँ पे जिस जगह की बात कर रहे हैं वहां पे लोगों का जुटना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, सब के सब आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड में यहाँ पे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। जहां तक आपके सवाल की बात है तो जिस तरीके से आरती की बात हो रही थी, निश्चित रूप से जहां भी नरेंद्र मोदी जाएंगे वहां पे सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और उसी मुद्दे को ध्यान में रखकर बाकायदा व्यवस्था की जाती है। अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोहनिया हो या बेनियाबाद हो, भले ही बेनियाबाद में रैली की इजाजत ना मिली हो, लेकिन वहां भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो निश्चित रूप से सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की थी कि हम इस रैली को, इस गंगा दर्शन कार्यक्रम को कैंसिल करें, क्योंकि जब तक परमिशन मिलता, रात को देर रात परमिशन की बात आई थी, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने ये तय किया कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि बाबत
जिस बाबत जो सुरक्षा होनी चाहिए थी वो सुरक्षा नहीं हो पाई है। इस बीच मैं बताना चाहूंगा बीएचयू के गेट पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जुटना शुरू हो गया है। रामेश्वर चौरसिया अपने समर्थकों के साथ हैं। इसके अलावा और भी जो लोकल कार्यकर्ता हैं या फिर आसपास से लोग आए हुए हैं वो जुट रहे हैं और इन सब के बीच प्रशासन जिसने अपनी पूरी तैयारी जैसा अभी आपने कुमार कहा कि माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ गंगा आरती से जुड़ी हुई जानकारी आपने दी कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है उस लिहाज से इस इलाके में बीएचयू गेट पर जहां पर आप मौजूद हैं सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल है? मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बाकायदा आरपीएफ की टीम यहां लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि एक लाइन में जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, कैमरे में जो कुछ भी नजर आ रहा होगा उसमें दिखाना चाहूंगा कि सब के सब आरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ खड़े हैं। और मैं दिखा सकता हूँ कि जितने भी सारे आरपीएफ के लोग हैं इनको थोड़ी देर पहले यहाँ अभी तैनाती की गई है और ये सारे के सारे जवान, कल की बात करूँ प्रीति तो बाकायदा सीआरपीएफ के लोग यहाँ पे सीआरपीएफ के लोग थे और आज आरपीएफ की तैनाती की गई है। निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और उसमें कोई चूक न रह जाए उसके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है बनारस में और इसी व्यवस्था के तहत सारे के सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से भी एक गुजारिश की गई है कि प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। शायद यही वजह है कि जिला प्रशासन और जो भी कोई लोग हैं यहाँ पे वो इस बात की ताकीद में है कि यहाँ पे शायद कोई हो हंगामा ना हो। लेकिन थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए थे, उन्होंने एक नोक झोंक होने की कोशिश हुई, उसके बाद से जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। और पूरे बनारस में आप देख सकते हैं कि रोड शो के जरिए फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ पहुंच रहे हैं और इंतजार इस बात का है कि आला नेता हैं और उसके बाद यहाँ पे चलिए कुमार, समय पर हम आपका रुख करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से सुधांशु मित्तल और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और विनोद अग्निहोत्री। आप सभी का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। शुरुआत सुधांशु मित्तल मेरा आपसे मैं करना चाहूंगी कि ठीक है रैली की इजाजत नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन गंगा आरती की इजाजत मिली थी, क्यों नहीं करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी अब गंगा आरती? हम लोग क्या करेंगे चुनाव प्रचार में, कब करेंगे, कैसे करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कौन तय करेगा? ये जिला प्रशासन तय करेगा क्या? प्रजातंत्र में चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व है और चुनाव निष्पक्ष हो ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक प्रत्याशी को उसी के चुनाव क्षेत्र में आप चुनाव प्रचार से रोकें, उसकी इजाजत नहीं दें, ये गंभीर, ये एक ज्यादा बड़ा मसला, ये इस प्रजातंत्र की सुरक्षा का मसला है। इसको हम छोटे आईने में ना देखें। मैं हैरान हूं और जैसी जैसे बातें हो रही है मैं उसको और हैरान हूं। सुरक्षा, बहुत चिंता है सुरक्षा की प्रदेश के प्रशासन को और जिले के प्रशासन को। आज मैंने देखा कि चुनाव सीईसी के यहाँ से जो बयान जारी हुआ उसमें ये हुआ कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात हुई और उनके सुरक्षा के कंसर्न थे। मैं खुद अमेठी की रैली में था। सुधांशु जी, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सुरक्षा कारणों से अगर इजाजत नहीं मिली ये ठीक है, आप इसका विरोध कर सकते हैं, तमाम तरह के एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास मैं आऊँ, इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो कि वाराणसी से कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने कहा है कि अब वाराणसी सीट को लेकर आरती की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। यानी कि पहले अभी तक आप पर, आपकी पार्टी पर टोपी, टीका और तमाम तरह के पॉलिटिक्स के आरोप लगते थे, अब आरती पॉलिटिक्स के भी आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि रैली तो इजाजत नहीं मिली लेकिन आरती भी नहीं करने जा रहे हैं आप जानबूझकर, ये सियासत के वजह से ऐसा कर रहे हैं आप लोग। अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता के प्रश्न के बारे में मैं कुछ टिप्पणी ना करूं तो अच्छा है। वो गंगा जाते तो गंगादास हो जाते, जमुना जाते हैं जमुनादास हो जाते हैं। कभी कहते हैं भ्रष्टाचार मेरा मुख्य मुद्दा है और जब इस्लामिक सेंटर में जाते हैं तो कहते हैं सांप्रदायिकता मेरा मुख्य मुद्दा है। तो छोड़िए, मैं गंभीर बात करना चाहता हूं। एक और बता दें तो ये सांप्रदायिकता की बातें होती है। भाजपा को सांप्रदायिक माहौल में कभी भी चुनाव में फायदे नहीं होते, ये भी समझ लीजिएगा। इसलिए हमें चुनाव के माहौल को सांप्रदायिकता की ओर लेके जाने से कुछ फायदा नहीं है। 92 में बाबरी मस्जिद का हुआ था और 93 में यूपी में हमारे, 96 में हमारे, हम 98 में और 99 में जीते। 2002 के बाद 2004 हुआ, उसमें हम नहीं जीते हैं। तो कृपा करके ये समझिए कि ये जो रणनीतिकार हैं
उनको कम से कम इतना पता है कि किस चीज में हमें फायदा है, किस चीज में हमें नुकसान है। नहीं, लेकिन ये सीधे तौर पर तमाम विरोधी पार्टियां पर ये आरोप तो लगा ही रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। बहरहाल सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊं। प्रदीप जी, रुख आपका, क्या वाकई में रैली की इजाजत न मिलना इतना बड़ा मुद्दा है कि इस तरह पूरा दिल्ली से लेकर काशी तक धरना प्रदर्शन किया जाए? नहीं, निश्चित रूप से मुद्दा तो है। देखिए, मुझे तो नहीं याद है कि कभी प्रत्याशी को अपने ही चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार की इजाजत न मिली हो, कोई भी कारण हो, सुरक्षा कारण हो या कोई और कारण हो। इस देश में 4 एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। चारों प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कम कर रहे हैं, बाकी 3 ने काफी प्रचार किया। इसके अलावा भी ऐसे वीआईपी हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। कहीं किसी की सुरक्षा के नाम पर रैली नहीं रोकी गई है, पब्लिक मीटिंग नहीं रोकी गई है। और यही नरेंद्र मोदी की बेनियाबाग में ही अभी कुछ समय पहले रैली हो चुकी है। तो ये कहना प्रशासन का कि सुरक्षा कारणों से इजाजत नहीं दे सकते, वो बात जमती नहीं है। देखिए, इस सारे मामले में अगर कोई दोषी है तो वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का इस पूरे चुनाव में जो रवैया रहा है वो बहुत ही लचर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने तो सीधे तौर पर अरुण जेटली को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि इजाजत देना ना देना वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से है। देखिए, इस समय सारा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के हाथ में होता है। चुनाव आयोग जिस अधिकारी को चाहे वो रहेगा, जिसको नहीं चाहे वो नहीं रहेगा। ये पूरे इस चुनाव में एक बार ये सख्ती दिखाई है चुनाव आयोग ने, वो पश्चिम बंगाल के मामले में है। जब कुछ डीएम और एसपीस के ट्रांसफर का मामला था, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से चुनौती दी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने एक तरह से धमकी दी कि चुनाव रोक भी सकते हैं अगर नहीं माना गया, और उनको मानना पड़ा ममता बनर्जी को। तो चुनाव आयोग का ये काम है कि वो देखे, वो सुनिश्चित करे कि सबको समान अवसर मिले प्रचार का। किसी भी प्रत्याशी को उसके अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने से रोका नहीं जा सकता। जैसा आप बता रहे हैं कि प्रचार करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस विनोद जी ये आरोप लगा रही है कि 400 से ज्यादा सभाएं, जनसभाएं कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। तमाम जो उन्हें रैलियां हैं उनकी इजाजत मिलती रहती है। अगर एक रैली की इजाजत नहीं मिली तो इसको इतना तूल देने की क्या आवश्यकता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का आरोप में कोई दम नहीं है कि एक रैली को, जो वो नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है बनारस, और वो वहाँ के प्रत्याशी हैं, अगर वहाँ वो रैली करना चाहते हैं तो उनको पूरा अधिकार है रैली करने का। इसमें अगर राहुल गांधी को अमेठी में रैली करने की इजाजत नहीं मिलेगी तो क्या ये कांग्रेसी मान जाएंगे इस बात को लेकर के कि हमने 400 रैलियां देश में कर ली? कांग्रेस कह रही है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमें भी रैली के नहीं, वो कई बार हुआ है तो उदाहरण वो कांग्रेस बीजेपी की बहस में नहीं जाना चाहता। बात यह है, जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, बिल्कुल ये संवैधानिक अधिकार है। हाँ, सुरक्षा कारण एक कंसर्न स्थानीय प्रशासन का होता है, और मुझे लगता है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठकर कोई रास्ता निकाल लिया जाना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से टकराव की स्थिति हो गई। प्रशासन एकदम एडमेंट हो गया कि हम परमिशन नहीं देंगे। तुरंत जेटली जी और उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एकदम से एजिटेशनल मोड में चले गए कि हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया। चुनाव का वक्त है, उनको भी लग रहा है, भाजपा को भी लग रहा है कि इसको मुद्दा बनाएंगे तो उसका फायदा उसको मिलेगा। और मुझे लगता है चुनाव आयोग या स्थानीय प्रशासन उसने इस तरह से एक मौका भाजपा को और दे दिया है कि इसको मुद्दा बना करके वो इसका राजनीतिक लाभ ले। तो अगर आप रैली नहीं करने देंगे तो धरना प्रदर्शन करके उसका राजनीतिक लाभ लेंगे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से पूरी हो रही है। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हम बताएंगे आपको कि नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में किन किन इलाकों में जाएंगे। रोहनिया में वो एक जनसभा भी संबोधित करेंगे, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। देखते रहिए आज का एजेंडा। आज का एजेंडा में हम बात कर रहे हैं बेनियाबाग में नरेंद्र मोदी को रैली की इजाजत नहीं मिली, और ऐसे में दिल्ली से लेकर वाराणसी तक बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी। कुमार कुंदन हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुमार, हम अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि क्या रूट रहेगा, नरेंद्र मोदी कहां कहां जाएंगे। इस बीच एक छोटा सा अंश मैं बता दूं कि 1:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे वो, और फिर उसके बाद 2:30 बजे के करीब वो रोहनिया में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद रैली खत्म करने के बाद BHU हेलीपैड
हेड जाएंगे और वहां से होते हुए बाय रोड का रास्ता होगा, जहां केंद्रीय कार्यालय सिगरा में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो ये रहेगा आज दिन भर का वाराणसी का नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। लेकिन इस बीच आरोप ये लगा रही है बीजेपी कि जब 10 मई को राहुल गांधी के रोड शो के लिए हरी झंडी मिल सकती है, तो आखिर मोदी को रैली की इजाजत क्यों नहीं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि खास मेहमान एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन कुमार, फिलहाल कौन कौन लोग वहां पहुंच चुके हैं? देखिए, मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं प्रीति कि जब बीएचयू में नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर यहां पे लैंड होगा, उसके बाद वो किस रास्ते जाएंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ अशोक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रवक्ता हैं। अशोक पांडे जी, किस रास्ते से नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यालय तक जाएंगे, उनका रोड मैप क्या है, रूट मैप क्या है? तो ये यहाँ से निकलेंगे, रविनपुरी जाएंगे, सोनारपुरा होंगे, गोदौलिया, मदनपुरा होते हुए और रथ यात्रा स्थित अपने कार्यालय पे जाएंगे। कार्यालय कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर वो हवाई अड्डे चले जाएंगे। तो क्या खुली जीप में जाएंगे या फिर वो अपने बंद गाड़ी में जाएंगे? वो नहीं, खुली जीप में जाएंगे और सारे कार्यकर्ता रहेंगे। काशी कुमार, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी, वक्त की कमी है, एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम भी होंगे और तफसील से हम जानकारी समझने की और कोशिश करेंगे कि आखिर वाराणसी की सियासत में टोपी, टीका, आरती की पॉलिटिक्स हो रही है या फिर वाकई में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये तमाम कवायद बीजेपी कर रही है, और ये भी जाने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं हूं अजीत अंजुम, आप देख रहे हैं न्यूज 24। नरेंद्र मोदी कुछ घंटे बाद बनारस पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को बनारस में रैली की इजाजत क्या नहीं मिली, बीजेपी ने इसे महाभारत बना दिया, संग्राम बना दिया। नरेंद्र मोदी को गंगा आरती की इजाजत मिली, मोदी ने कहा गंगा मां से माफी मांग ली ट्विटर पर लिखकर, और गंगा आरती करने से बीजेपी ने इनकार कर दिया। अब मोदी एक तरह से रोड शो करेंगे, अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचेंगे। शाम को एक सभा भी होगी बनारस से बाहर, रोहनिया, जहां उन्हें परमिशन मिली थी, जो शहर में उन्हें इजाजत नहीं मिली थी, उसके विरोध में बीजेपी का धरना सत्याग्रह बनारस से लेकर दिल्ली तक। किसी को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी को परमिशन नहीं मिली, इसमें चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर कितना जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या बीजेपी का भी कोई गेम प्लान है और इससे कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ है विनोद अग्निहोत्री, प्रदीप सिंह, और बाहर से हमारे मेहमान है सुधांशु मित्तल, बीजेपी के नेता, रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के नेता। इस बीच आपको कह दें कि अरविंद केजरीवाल जो बनारस में मोदी को चुनौती दे रहे हैं, उन्होंने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोदी से यह भी कहा है कि आकर पूरी बात करें, बहस करें, 1 to 1 हमसे बात करें, और साथ में यह भी कहा है कि इस मुद्दे को मोदी खामखा मुद्दा बना रहे हैं। अगर गंगा आरती की इजाजत मिली तो गंगा आरती करने से क्यों इनकार कर रहे हैं मोदी? क्या मोदी राजनीति कर रहे हैं? यह सवाल उठता है। राजीव, आपके पास मैं आऊं उससे पहले जरा सुधांशु मित्तल से। सुधांशु मित्तल, एक इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी है हमारे पास। इस चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लिखा है, अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन में, इसमें कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जो बीजेपी के प्रतिनिधि थे विद्यासागर राय, उन्होंने ऑल्टरनेटिव जगह के लिए एक रिक्वेस्ट डाली थी 6 मई को, जो उनको ऑल्टरनेटिव, उनको परमिशन मिली 7 तारीख को, लेकिन बीजेपी ने अचानक मना कर दिया कि हमें ऑल्टरनेटिव जगह बेनियाबाग की के बदले जो दूसरी जगह मिल रही थी वो नहीं चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, 5 बजे चिट्ठी भेजी गई आरती की परमिशन के लिए, बुद्धिजीवियों की सभा के लिए परमिशन के लिए। 6 बजे अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अब हम वापस लेते हैं, हमें यह सब नहीं करना है। तो ऐसा लगता है कि बेनियाबाग में जो हुआ उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी भी इसको मुद्दा बनाने में ज्यादा फायदा देख रही है। सुधांशु मित्तल, 1 घंटे पहले चिट्ठी जाती है, 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सुधांशु मित्तल। अजीत जी, ये 5 चीजों की परमिशन का विषय था। हाँ, जिसमें 4 चीजों की परमिशन मिल गई थी, वो उनके पूरे दिन भर के। हाँ, सुनिए ना, मेरी पहले बात सुन लें। हाँ, उनके दिन भर के कार्यक्रम की परमिशन थी के लिए मांगी गई थी, और दिन भर के जितने कार्यक्रम थे उनकी एक की भी परमिशन तब तक नहीं दी गई थी जब अरुण जेटली जी ने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। गंगा आरती की चिट्ठी आज बकौल डीएम रिटर्निंग ऑफिसर, गंगा आरती के लिए और बुद्धिजीवियों की बैठक के लिए चिट्ठी 5 बजे शाम को डीएम के दफ्तर में पहुंची। ये तो डीएम कह रहे हैं ना, ये तो डीएम कह रहे हैं। आपको अभी मैं सारे तथ्य निकाल दूंगा, आपको बता दूंगा। ये तो वो डीएम है जो कि बैक डेट में चिट्ठी लेके ये कहते हैं कि ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं?
मुझे तो लगता था कि सारे मीडिया को, सबको प्रजातंत्र पे जो खतरा आ रहा है उसको देखते हुए इस सारे को चीर फाड़ देना चाहिए। नहीं तो मैं एक सवाल पूछता हूं, सुधांशु मित्तल, वो किसी के कहने पे। सुधांशु मित्तल, अगर गंगा आरती की इजाजत मिल गई, बेनियाबाग पर हम बात करेंगे और उसमें क्या पॉलिटिक्स है, कोई साजिश है, कोई वजह है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन गंगा आरती की परमिशन आपको अगर मिल गई तो गंगा आरती से इनकार करके नरेंद्र मोदी ने आज गंगा मां से माफी क्यों मांग ली? फिर गंगा आरती करना चाहिए आपको। आप वही कह रहे हो ना, आप हर चीज को एक पीस मील में देखना चाहते हैं, आप इसमें जो है राजनीति के अंश ढूंढना चाहते हैं। प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी आज सुबह से आ रहे हैं, उनका एक कार्यक्रम बना हुआ है, उसकी घोषणा कर दी गई है, कल शाम तक उनको किसी भी कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी जाती, हमने सारे कैंसिल कर दिए और हमने कहा अब हम धरना देंगे, अब हम इसकी खिलाफत करेंगे। उसके बाद रात को आप कहते हैं ये कर लीजिए, कोई ये तरीका होता है? अब उसमें यह प्रश्न उठाया जाए कि भाई अच्छा इसमें से एक ये चीज क्यों नहीं करी गई थी? अजीत जी, चीजों को पूरे परिप्रेक्ष्य में रख के देखिए, इनको इस तरह करके छोटा आईने में ना देखिए। चलिए सुधांशु मित्तल, अगर कोई तथ्य अगर आपको लगता है कि इसमें पूरे नहीं है, मुझे आप 15 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं वो तथ्य जो है आपको लाके आपके सामने रख दूंगा। मैं चाहूंगा कि अब अगली बार जब आए तो आप तथ्यों के साथ आए, क्योंकि कुछ तथ्य हमारे पास भी है सुधांशु मित्तल, और साथ में ये भी कि हमारे पास रविदास मल्होत्रा है, उनसे भी पूछेंगे कि बेनियाबाग में जो नहीं मिली इजाजत, बेनियाबाग के बारे में कहा जाता है कि बहुत सेंसिटिव इलाका है। 91 में यहां श्रीश चंद्र दीक्षित की सभा हुई थी और उसके बाद काफी बवाल भी हुआ था, संवेदनशील इलाका है। शत्रुघ्न सिन्हा की एक रैली के दौरान आसपास जो पॉपुलेशन है वो सेंसिटिव है, वहां भीड़ बहुत ज्यादा नहीं जुटाई जा सकती। आपकी तरफ से कहा गया कि 1 लाख लोग, 10,000 गाड़ियां। इस पर अगर सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन में, उसने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर अकेले जिम्मेदार नहीं है, स्टेट चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने कहा कि सेंसिटिव है और यहां इजाजत नहीं दी जा सकती। ऑल्टरनेटिव साइट आपको दी जा रही थी और ऑल्टरनेटिव साइट के लिए जो आपके नुमाइंदे हैं विद्यासागर राय, उन्होंने ही चिट्ठी लिखी, ये कोट किया इलेक्शन कमीशन ने, तो ऑल्टरनेटिव साइट दी गई, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। सुधांशु मित्तल, क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए था? मैं कहां चुनाव की रैली करूंगा, कहां नहीं करूंगा, इसका राइट किसका है? आपका? मतलब ये डीएम का राइट होगा? ये भी आप नई नई बातें कर रहे हैं। ये बड़ी सुरक्षा की बात करते हैं। अमेठी की पूरी रैली के अंदर जितनी भीड़ आई उसकी किसी की फ्रिस्किंग नहीं हुई थी, कोई व्यवस्था नहीं थी सुरक्षा की वहां पे, तब तो किसी को सुरक्षा ध्यान नहीं आई। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर कोई सेंसिटिव एरिया है दुराचार को अपने उसको कवर करने के लिए उल्टे सीधे बहाने, और इलेक्शन कमीशन पे मैं हैरान हूं, इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन करी गई थी कि जरा देखिए अमेठी के अंदर सुरक्षा व्यवस्था करी नहीं गई है, कुछ नहीं हुआ। जानते हैं वहां पे कोई सेंसिटिव एरिया है इलेक्ट्रॉनिक। सुधांशु मित्तल सुन तो लीजिए, आपको क्या लगता है क्या साजिश है? चलिए आप बताइए। कल मैं मीनाक्षी लेखी को सुन रहा था, उन्होंने कहा यादव ब्रिगेड, प्रांजल यादव डीएम है, यादव ब्रिगेड के इशारे पर हो रहा है। जाहिर है जब यादव ब्रिगेड कह रही है तो उनका इशारा मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और पूरे यादव ब्रिगेड पर है। तो यही कह रहे हैं आप कि सरकार ने जानबूझकर साजिश की, क्योंकि आपके नेताओं ने कह दिया तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को वहां से हटा देना चाहिए, रफा दफा करना चाहिए। सुधांशु मित्तल, ऐसा है जब पहले आप आचरण देख के समझते हैं कि देखिए रिटर्निंग ऑफिसर जो कर रहा है वो न्याय संगत नहीं है, फिर आप देखते हैं कि अगर ये न्याय संगत नहीं है तो ये क्यों कर रहा है। प्रांजल यादव जी की नजदीकियां किससे कितनी है सबको पता है, उनकी रिश्तेदारियां क्या है सबको पता है, उनकी धर्मपत्नी जो है वो डिंपल यादव जी के साथ पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी ये सबको पता है। सारा आचरण जो है और उसके पीछे जो शक के घेरे में चीजें आती है वो सामने है। चलिए सुधांशु मित्तल हम सवाल पूछते हैं, रविदास मल्होत्रा सुधांशु मित्तल, लेकिन आपको भी पता है कि गंगा आरती और दूसरा जो बुद्धिजीवियों की बैठक थी 150 लोगों की, उसकी भी परमिशन मिली और चिट्ठी मिलने के कुछ घंटे के भीतर मिली। उससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना वापस ले लिया कि हमें चाहिए नहीं। रविदास मल्होत्रा हमारे साथ है। रविदास मल्होत्रा, एक तरह से साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो यादव ब्रिगेड है, प्रांजल यादव का रिश्ता सरकार से है, प्रांजल यादव का रिश्ता आपके सरकार के जो मुखिया है, यादव फैमिली है, उससे है, और ये सब आप लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं। रविदास मल्होत्रा, देखिए अजीत जी, क्षेत्र के अंदर प्रत्याशी मीटिंग कहां पर करेगा? अगर वहां पर कोई डिस्प्यूट है या वहां पर कोई शांति भंग होने की संभावना है तो निर्णय आरओ करता है। मैं बताऊं आपको, 26 तारीख को लखनऊ में मेरे विधानसभा क्षेत्र में मौलवीगंज में
जनसभा थी मुख्यमंत्री जी की, और आरओ ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी की सभा वहां नहीं हो पाएगी, स्थान को चेंज करिए। आप मालूम कर लीजिए 26 तारीख को लखनऊ में मौलवीगंज की सभा, हमने पूरा रात मंच लगाया, सुबह 5 बजे तक हमने मंच लगाया और वहां परमिशन नहीं मिली। हमने फिर वहां से मीटिंग चेंज करी और अमीनाबाद में, मैं वापस आपके पास जहां आऊंगा, पर जरा बनारस आरओ ने चलते हैं। कहा, हमारे सहयोगी राजीव रंजन के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी यूपी के प्रेसिडेंट राजीव रंजन, क्या करें लक्ष्मीकांत वाजपेयी? अगर इजाजत मिल गई बुद्धिजीवियों के साथ सभा करने की, इजाजत मिल गई गंगा आरती की, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी ये क्यों नहीं कर रही है? उसके बजाय धरना सत्याग्रह पे ही क्यों अड़ी है? राजीव रंजन पूछिए। लक्ष्मीकांत जी, एक शेर है, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ उसे चाहिए या कुछ भी नहीं। आपको 4 में से 3 परमिशन मिल गई, तो आप गंगा आरती क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं बुद्धिजीवियों से मिल रहे? परमिशन किस समय दी है ये यहाँ का निर्वाचन अधिकारी या कलेक्टर बताएगा। जिस परमिशन को हमने आवेदन कर रखा था, शाम को उस परमिशन को निरस्त करने का आदेश सुनाता है। रात को जब हम धरने की धमकी देते हैं, धरने का हम निर्णय करते हैं, तब रात को 11 बजे वो परमिशन देता है। फांसी का फैसला करके फाइल पर रख ले और फांसी वाले दिन कहा जाए फांसी चढ़ जाओ, ये न्याय संगत है क्या? और उसका पक्षपातपूर्ण रवैया है। उस रवैये के विरोध में जब भाजपा ने निर्णय कर लिया कि एक बार परमिशन निरस्त करके हमने चुनाव आयोग से संरक्षण मांगा, चुनाव आयोग राजीव रंजन इनसे ये पूछिए कि डीएम को गंगा आरती के लिए और बुद्धिजीवियों की बैठक के लिए डीएम को कितने बजे चिट्ठी दी गई? डीएम का कहना है कि शाम 5 बजे को चिट्ठी दी गई, 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया इन्होंने, कहा हमें कुछ नहीं चाहिए और डीएम पर तमाम तरह के इल्जाम लगा दिए। डीएम मतलब रिटर्निंग ऑफिसर, और उसके कुछ घंटे बाद इनको परमिशन मिली। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने बजे परमिशन के लिए चिट्ठी गई डीएम को गंगा आरती और बुद्धिजीवियों की बैठक के लिए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपने परमिशन कितने बजे मांगी? इतने कम समय में आपने मांगी, उसके बाद 6 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और इसके बाद हमने परमिशन किसी समय भी मांगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेल से परमिशन मांगे और मेल से आपको नहीं, हमने मेल से नहीं, जवाब लिख कर पढ़ के दिया। हमारा आदमी उसने रात को 2:30 बजे तक बैठा कर रखा अपने दरवाजे, कलेक्टर ने परसों रात में 2:30 बजे रात तक बैठा कर रखने के बाद भी अगर परमिशन नहीं दे रहा है तो हम विरोध भी नहीं करें। इतने बड़े जबर हो गए कि जबरा मारे रोने न दे, इतने कमजोर हो गए कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, इनके चलाए चलेंगे, इनके डिक्टेशन पर चलेंगे। अब भारत निर्वाचन आयोग को भी जिस निष्पक्षता के साथ संरक्षण देना चाहिए था, उसने भी नहीं दिया हमको। दूसरी बात यह है कि बेनिया बाग पे आप इतने क्यों अड़े हैं? आपको मालूम है कि वो संवेदनशील जगह, आपको तमाम बड़े बड़े दूसरे आपने विकल्प दिया था, जब दूसरी जगह ऑप्शन दिया गया तो क्यों नहीं रैली? नहीं, हमने कोई विकल्प नहीं दिया था। जिसने भी विकल्प दिया उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता, पार्टी का वो निर्णय नहीं था। अब मैं ये पूछता हूँ कि और लोगों की रैली वहाँ हो सकती है, राजीव रंजन नहीं हो सकती। राजीव रंजन, इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी है अरुण जेटली को लिखी गई इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी, जिसमें एक मिनट राजीव रंजन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा यू मे ऑल्सो बी अवेयर दैट लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पार्टी श्री विद्यासागर राय हैड ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर एन ऑल्टरनेटिव साइट ऑन 6th May व्हिच वाज गिवन ऑन 7th May। तो अब ये पूछिए विद्यासागर राय कौन है जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऑल्टरनेटिव साइट मांग रहे थे? विद्यासागर राय। सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि आपके ही प्रतिनिधि ने, विद्यासागर राय ने 6 मई को जब विकल्प दिया था और 7 तारीख को उनको परमिशन दे दी गई, तो फिर आप क्यों इस बात पर अड़े हैं? विद्यासागर जी का कोई भी विकल्प या प्रार्थना पत्र उनका व्यक्तिगत था, पार्टी से सहमति लेकर निर्णय नहीं दिया था। तो ये कौन है विद्यासागर? सुन तो लीजिए मेरी बात, जबरैया करेंगे क्या? नहीं, कौन? मेरा निश्चित तौर पर यह कहना है कि परमिशन रात को 11 बजे रात को परमिशन देने के बाद सभा मोदी की हो सकती है। निश्चित तौर पर हम बिल्कुल दबाव में आने वाले नहीं हैं। राजीव रंजन एक सवाल पूछिए इनसे, राजीव रंजन एक सवाल पूछिए कि कह रहे विद्यासागर व्यक्तिगत तौर पर विद्यासागर ने मोदी के लिए परमिशन मांगा, तो पूछिए क्या विद्यासागर को पार्टी निकालेगी? सुधांशु मित्तल, राजीव एक मिनट आ रहा हूं। सुधांशु मित्तल कौन? सुधांशु मित्तल आ रहा हूं आपके पास। जरा रविशंकर प्रसाद कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। बाकी वहां जाकर देंगे, बिल्कुल सुधांशु मित्तल,
मुद्दा यह है सुधांशु जी कि विद्यासागर राय आपकी पार्टी के कोई नुमाइंदे थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी, ऑल्टरनेटिव साइट मांगी 6 तारीख को डीएम से, रिटर्निंग ऑफिसर से। अब यह सवाल तो बनता है सुधांशु मित्तल जी कि कौन थे विद्यासागर राय जिनसे पिन छुड़ा रही है आपकी पार्टी, और ऑल्टरनेटिव साइट मांगी, ऑल्टरनेटिव साइट मिली और आपने रिजेक्ट किया। यह सवाल तो बनता है ना सुधांशु जी। ऑल्टरनेटिव साइट, पहली बात यह कि वो ऑल्टरनेटिव साइट पे क्यों उनको फोर्स करा जाए, और मुझे नहीं पता, मैं अभी फिर कह रहा हूं आपको, मैं तथ्य लेके आऊंगा, क्योंकि एक हमारी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम दूसरे विकल्प भी अपने हाथ में रखते हैं। उन्होंने उसके हिसाब से करा, उन्होंने लिख के दिया कि हमें वहां नहीं चाहिए क्या? ये देखिए, ये चिट्ठी के अंदर आधे सत्य और आधे झूठ मिले हुए हैं। क्या उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये लिखा कि हम यहां पे नहीं करेंगे? अगर उन्होंने ये लिख के दिया है तो फिर मैं जांच करवाता हूं। चलिए ब्रेक के बाद वापस जगह के लिए परमिशन मांगी है सुधांशु मित्तल, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं सुधांशु जी। लेकिन मेरा काम है सुधांशु जी सवाल उठाना। कल हम 1 घंटे आपके साथ डिबेट पर थे और हमने बार बार यही पूछा कि सरकार को या जिला प्रशासन को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हक नहीं है कि किसी उम्मीदवार को उसके इलाके में रैली ना करने दे। लेकिन आज कुछ नए तथ्य आए हैं सुधांशु मित्तल, उन तथ्यों पर भी बात होनी चाहिए और यह भी बात होनी चाहिए क्या बीजेपी इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों के साथ वापस लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। बनारस में नरेंद्र मोदी को रैली न करने की परमिशन मिलने के विरोध में बीजेपी के नेता बनारस में धरना देंगे। ठीक है, 11 बजे बीएचयू के बाहर बीजेपी के नेता अरुण जेटली, अमित शाह और बाकी नेता धरना देंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर धरना देंगे, लेकिन बीएचयू के आसपास 144 धारा लगा दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। अब देखना है कि वहां धरना होता है नहीं होता है, कोई टकराव की नौबत तो नहीं आती। इस बीच ये बता दें कि बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग पर तमाम तरह के इल्जाम लगाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर डीएम बनारस के तबादले की तुरंत मांग की है कि उन्हें तुरंत हटाया जाए, उनके रहते वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद सीधे ले चलेंगे बनारस। हमारे साथ होंगे आशुतोष, बनारस से आम आदमी पार्टी के नेता। स्टूडियो में कई मेहमान है। सुधांशु मित्तल जी माफ करें, इस सेगमेंट में हमें तुरंत ब्रेक पर जाना है, ब्रेक हमारी मजबूरी है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।